मान लीजिए आप एक हॉल में बैठे हैं, आवाज़ कम है, माइक एक पतले से आदमी के हाथ में है। पहली नज़र में लगेगा कि ये व्यक्ति शायद एक साधारण सा लेक्चर देकर घर चला जाएगा। न दबदबा, न शोर, न कोई नेताओं वाला बॉडी लैंग्वेज। पर जैसे ही वो बोलना शुरू करता है, आपको समझ आ जाता है कि ये आदमी हल्का दिख ज़रूर रहा है, पर दिमाग और हिम्मत के मैदान में सबसे हैवी वेट यही है। ये कहानी है उस इंसान की जो इतिहास को पढ़ाता ही नहीं, बल्कि उसके बिछाए जा रहे जाल को समझता, पकड़ता और सबके सामने खोल कर रख देता है। देश में जब लोगों को बताया जा रहा है कि कौन किसका दुश्मन था, किसने क्या तोड़ा, किसने क्या बनाया, तब ये आदमी आता है और कहता है, रुक जाओ, सांस लो, किताब खोलकर देखते हैं सच और इतिहास क्या कहता है। उनका काम सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, वो इतिहास को उसके असली रंग में बचाने वाले लोगों में से है। कुछ लोग इतिहास बनाते हैं, पर कुछ उनकी तरह उसको बिगड़ने ना देने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं। वो कभी प्रोफेसर रहे, कभी रिसर्चर, कभी एक्टिविस्ट, लेकिन इन तीनों पहचानों से ऊपर एक पहचान उनके साथ चिपकी है, वो इंसान जो सच्चाई के लिए खड़ा रहता है, चाहे हवा का रुख किसी भी दिशा में चल रहा हो। और उनकी किताबें एक अलग ही दुनिया। इंडियन नेशनलिज्म वर्सेस हिंदू नेशनलिज्म, जिसे पढ़कर लगता है कि देश दो रास्तों के बीच में कैसे खड़ा है। कम्युनलिज्म, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स, जहां वो नफरत की फैक्ट्री का पूरा ब्लूप्रिंट समझा देते हैं। कम्युनलिज्म इलस्ट्रेटेड प्रीमियर, बिल्कुल स्कूल वाली सिंपल भाषा में, पर बिल्कुल सटीक और गहरी बातें। इनकी हर किताब एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी कि अगर हम कहानियों को सच्चाई से देख लें तो शायद हम एक दूसरे को बेहतर समझ पाएं। दिखने में पतले और हल्की सी स्माइल और एक प्रोफेसर वाली सिंप्लिसिटी, पर जब वो कम्युनलिज्म और हिस्ट्री की बात करते हैं तब समझ आ जाता है कि असली पहलवानी न मसल में होती है न आवाज़ में। असली पहलवानी होती है दिमाग की रफ्तार और सच पर टिक कर रहने की हिम्मत में। उन्होंने धर्म के नाम पर बंधी दीवारों को बरसों तक समझा, परखा, तोड़ा और दिखाया कि रियासतों के फैसले अक्सर शासन और लालच से चले हैं, न कि धर्म से। और सच्चाई के मामले में ये आदमी खुद एक पत्थर की दीवार की तरह खड़ा रहता है, कभी दबता नहीं, कभी फिसलता नहीं। धमकियां आए, गालियां आए, प्रेशर आए, पर यह शख्स डटा रहता है। ये वो आदमी है जो नफ़रत के समय लोगों को याद दिलाता है कि इतिहास बदला नहीं जाता, समझा जाता है, और जो समझने की हिम्मत रखता है वही देश को आगे ले जा सकता है। ये उनकी पूरी ज़िंदगी का एक संकल्प है कि सच को थोड़ा आगे रखना, दंगे और नफ़रत के बीच इंसानियत की एक सीधी सी लकीर खींचना और हर गलत कहानी को धैर्य, दलील और दिमाग के साथ रोकना। नाम सुनकर आपको हैरानी नहीं होगी, उनका नाम है राम पुनियानी जी, जो आज हमारे साथ एक इंटरव्यू के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम काफ़ी टॉपिक्स पर बात करेंगे। और सबसे पहले सर, मैं वार्ता भारती की पूरी टीम से आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे स्टूडियो में। आप आए, आपका टाइम दिया। तो इंटरव्यू शुरू करने से पहले सर, सबसे ताज़ा बात यही आपसे बात करना चाहूँगा। आज जो इलेक्शंस के रिज़ल्ट्स आए हैं बिहार में, 2025 इलेक्शंस के, असेंबली इलेक्शंस के जो रिज़ल्ट आए हैं और जिस तरह के रिज़ल्ट्स आए हैं, क्या आपको उस इलेक्शंस के रिज़ल्ट की उस तरह की उम्मीद थी या आपकी भी उम्मीद के परे वो रिज़ल्ट्स आए हैं? देखिए, मेरे ख्याल से ये किसी भी उम्मीद के परे आए हैं। मेरा क्या, मैं तो छोटा सा इंसान हूँ, पर ऐसी उम्मीद कभी भी किसी ने की नहीं थी। और जो नतीजे आए हैं उसमें जिस प्रकार से एक तरफ़ा रिज़ल्ट आया है वो बहुत सारी शंकाएं पैदा करता है जी। वैसे भी पिछले कई सालों से लोग चुनावी प्रक्रिया में जो धांधली है, गड़बड़ी है, कमज़ोरियाँ हैं, उस पे ध्यान आकर्षित करते रहे हैं, पर ये सरकार उनसे पूरी तौर से अनभिज्ञ, उससे टोटली अनअवेयर अपनी उसी नीतियों पर चलती रही है। और आपको यहाँ याद दिला दूँ कि पहले इलेक्शन कमिश्नर जो बनते थे उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और जुडिशरी का एक आदमी होता था। अभी उन्होंने जुडिशरी का निकाल के प्रधानमंत्री का ही कैबिनेट का एक और मेंबर रख लिया है। तो उसका एक तरफ़ा होने का जो दूसरा कारण है वो ये भी है कि अभी ज़्यादातर तो 2 वर्सेस 1 हो जाता है, एक प्रधानमंत्री और एक उनका साथी और लीडर ऑफ अपोजिशन एक। तो वो कभी भी मेजॉरिटी में हैं, जिस व्यक्ति को चाहे
इलेक्शन कमिश्नर बना देते हैं, और उसका परिणाम दिख भी रहा है कि जिस प्रकार से पहले भारत का इलेक्शन कमीशन बहुत निष्पक्ष हुआ करता था। TN सेशन की बात ही मत कीजिए, वो तो एकदम बहुत ही ईमानदारी तरीके से उन्होंने इसकी स्थापना की, पर अभी तक इसका काफ़ी अच्छा नतीजा भी आता था। 8-10 साल पहले आप देखिए तो इलेक्शन कमीशन में काफ़ी निष्पक्षता दिखाई देती थी। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ मामला गड़बड़ है। तो आज के रिजल्ट्स में आप जब देखेंगे तो आज का जो खास करके सीमांचल रीजन से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि कहा जाता था कि मुस्लिम डोमिनेटेड एक रीजन है जहां पर, लेकिन वहां पर भी उन्होंने क्लीन स्वीप किया है एनडीए ने, तो वो उसके लिए क्या रीजन आपको लगता है? क्या मुस्लिम वोट्स बढ़ गए या डाइवर्ट हो गए या एनडीए को जा रहे हैं? कुछ आपके क्या इस पे? देखिए, मुस्लिम वोट अगर बढ़ भी गया तो इतना नहीं बढ़ सकता जी। बढ़ तो सकता है क्योंकि कई बार कई लोगों ने कोशिश की है, पर वो इतना नहीं बढ़ सकता कि जिस प्रकार के नतीजे हमको दिखाई दे रहे हैं। और मुस्लिम समुदाय एनडीए को वोट देगा, ये मुझे स्वीकार्य नहीं है। ये मुझे लगता नहीं है कि ऐसा हो सकता है। तो उसका एक ही निष्कर्ष होता है कि उसको कहीं तो भी उसके साथ हेर फेर हुई है, उसके साथ ऐसा मैं तो अंदाज़ ही लगा सकता हूँ अभी जिस प्रकार से है कि ये बिल्कुल विश्वास करने के बाहर है। तो इलेक्शन से हट के अभी हम जो मैं आपसे कुछ सवालात मैंने बनाए हुए हैं उसकी बात करेंगे जी। जो सबसे पहले जो है हमारा अभी जो आपका मैंगलोर में 2 दिन पहले इवेंट हुआ, जिसकी वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाली और उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है, लोग उस पे आपकी बहुत तारीफें भी कर रहे हैं। और जी शुक्रिया। तो वो स्पीच में आपने कई बार ये आपने कहा, याद दिलाया कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हिस्ट्री को बदलने की कोशिश की जा रही है। तो आप उस पर थोड़ा डिटेल करके हमारे व्यूवर्स को बताएं कि आप इस पूरे जो ये पूरा सिस्टम जो निज़ाम बना हुआ है, जहाँ पे पूरी हमारा इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, वो क्यों हो रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले सालों में कैसे दिखाई? देखिए, इसको 3-4 स्टेजेस में हम देख सकते हैं जी। पहले तो अंग्रेज़ जब थे यहाँ तो उन्होंने पूरी तौर से एक सांप्रदायिक इतिहास लिखवाया, कम्युनल हिस्ट्री, कि उसमें राजा को उन्होंने उसके धर्म से जोड़ा और उसका प्रतिबिंब आज के हिंदू मुसलमानों पे डाला। तो मुसलमान राजाओं के खिलाफ जो पूर्वाग्रह थे, बायसेस थे, मिथ्स थे, उसको पूरा बोले आए। अब 1970-80 के दशक में भारत के जो इतिहासकार हैं, जिनको काफ़ी बदनाम किया जाता है, उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से इतिहास को समझ के इतिहास के जो बाकी पहलू थे उनको किताबों में रखा जी। और उसके आधार पे उन्होंने केवल राजा के जीवन को नहीं देखा, समाज को देखा। समाज में गरीब तबके, समाज में आम लोग, व्यापारी, दस्तकार, किसान कैसे रहते थे और संस्कृति का क्या विकास हुआ, उसमें हिंदू मुसलमानों का क्या मेलजोल था। तो 1980 के आसपास वो साहित्य NCERT के माध्यम से आगे आने लगा। अब हुआ क्या कि धीरे धीरे सांप्रदायिक ताकतें, कम्युनल फोर्सेस, बीजेपी मेनली, इसका वर्चस्व बढ़ता गया। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दूसरी या तीसरी बार सरकार बनी। वो पहले 13 दिन, फिर 13 महीने और फिर ये 5-5.5 साल के लिए सरकार बनी। अब उसमें जो MHRD मिनिस्टर थे मुरली मनोहर जोशी, वैसे तो वो फिज़िक्स के प्रोफेसर हैं, यानी वैज्ञानिक तौर से सोचना आना चाहिए, पर उन्होंने ऐसे परिवर्तन लाए। एक तो हिस्ट्री को राजा केंद्रित बना दिया, राजा केंद्रित ही नहीं, राजा के धर्म केंद्रित बना दिया जी। राजा के धर्म केंद्रित बना के भी चुने हुए तौर से बताया कि एक राजा 10 मंदिर तोड़ता है, 50 मंदिर को दान देता है, तो 10 मंदिर जो तोड़े उसका बताएंगे, 50 मंदिर को जो दान दिया वो नहीं बताएंगे, और राजा को हिंदू या मुसलमान के रूप में बताएंगे। जबकि आप देखिए, अकबर से लेके तो औरंगज़ेब तक, अकबर के दरबार में हिंदू थे, औरंगज़ेब के दरबार में हिंदू थे, अकबर की फ़ौज में हिंदू थे, औरंगज़ेब की फ़ौज में हिंदू थे। वो हम डिटेल में जा सकते हैं जी, जी। तो उसको न देखकर केवल ये अकबर मुसलमान था, औरंगज़ेब मुसलमान था, वो ढर्रा उन्होंने 1998 से इंट्रोड्यूस किया जी। अब बाई चांस यानी इसके माध्यम से जो समाज में एक प्रचलित धारणाएं थी, समाज में प्रचलित धारणाएं केवल
स्कूल की किताबों से नहीं आती। एक संगठन भी है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से, कानाफूसी के माध्यम से लड़कों में ये चीज़ें डालता रहता है। ग्रेट हिंदू किंग्स, इविल मुस्लिम किंग्स, हिंदू राजा कितने महान थे, मुसलमान राजा कितने क्रूर थे। वो एक समाज की जो धारणा थी उसको ये 98 के बाद एक ऑफिशियली किताबों में जगह मिलने लग गई। अब उसके बाद 2004 के बाद यूपीए सरकार आई, यूपीए 1, यूपीए 2, तो उसमें उन्होंने इसको बदलने की कोशिश की। अच्छा। और फिर से पुराने रास्ते पर लाने की कोशिश की, पर 2014 के बाद फिर मामला खुल गया। अभी तक बीजेपी कभी फुल मेजॉरिटी में नहीं थी, इस बार वो फुल मेजॉरिटी में आ गई जी। अभी तो कोई रोकने वाला है ही नहीं। कि वैसे भी पहले बीजेपी जो बाकी पार्टीज़ हैं जो उनके साथ मिलकर पावर में आती हैं, वो कभी अवसरवादी तरीके से ही आती हैं। कभी वो खुद के सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता, संविधान, इसको बाजू में रख के पावर ग्रीड, सत्ता के लालच के लिए बीजेपी के पीछे जुड़ जाती हैं। पर अभी 2014 के बाद वो भी नहीं है, तो उन्होंने पूरी तौर से इतिहास की किताबों में इसका एक खेल चालू कर दिया। और वो खेल जो चल रहा है अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उसको जगह मिल रही है। इसमें इतिहास की बात तो है ही, इतिहास का जो तरीका है उन पर बात कर सकते हैं, साथ ही साथ वैज्ञानिक सोच, साइंटिफिक टेम्पर। हमारा संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहता है कि हम सबका कर्तव्य है कि हम वैज्ञानिक सोच को प्रमोट करें, विस्तार करें और उसी आधार पर समाज को चलाएं। तो अभी उसको पीछे रख के पुरानी परंपराओं के नाम पर जो हमारी माइथोलॉजी थी उसको इतिहास के रूप में बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि हमारे भगवान गणेश हैं जी। तो एक मीटिंग में प्रधानमंत्री ने खुद इस बात की शुरुआत की कि भाई प्राचीन भारत में भी कोई प्लास्टिक सर्जन था जिसने मनुष्य के शरीर पे हाथी का शरीर लगा दिया। अब मैं वैज्ञानिक तौर से सोचूं तो ये कभी संभव है ही नहीं। साइज़ का प्रॉब्लम है और किसी का सिर कट गया तो 15-20 सेकंड में वो नरक में रहेगा या स्वर्ग में रहेगा, उसकी किस्मत। अब यहाँ तो इस प्रकार की बातें शुरू हो गई। फिर एक लंबा सिलसिला अलग अलग बीजेपी लीडर, अरे हमारे यहाँ तो इंटरनेट था, ग्रेविटी की कंसेप्ट, न्यूटन तो बाद में आया, आइंस्टाइन तो बाद में आया, सब कुछ हमारे पास था। इस प्रकार का एक और उन्होंने नैरेटिव भी खड़ा करने की कोशिश की और अभी उसको एक फाइनल रूप देने के लिए वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे सिलेबस में उस प्रकार के परिवर्तन ला रहे हैं। और दूसरी बात यह है, सबसे चिंता की बात जो है कि हमारी किताबों से जो मुग़ल पीरियड था, सल्तनत पीरियड था, उसको पूरी तौर से गायब कर रहे हैं। अब इससे मुझे एक ही बात याद आती है कि जब आप इतिहास में एक लंबा 600 साल का गैप बनाएंगे कि 1100 साल तक तो हिंदू राजा राज करते थे, उसके बाद मुस्लिम आक्रांता आए जो है, वहाँ से इसको आपने निकाल दिया है। तो ये 600 साल में क्या हुआ? हमारी भक्ति परंपरा कहाँ से आई? सूफ़ी परंपरा कहाँ से आई? सिख धर्म का विकास कब हुआ? इसका क्या जवाब देंगे? ताजमहल, लाल किला और इतने जो आर्किटेक्चर मार्वल्स हैं, आर्किटेक्चर मार्वल्स, आप क्या बताएंगे बच्चों को कि भाई ये तो इसलिए चालू कर दिया उन्होंने, ताजमहल पे भी उंगली उठाना चालू कर दिया कि ये तो शिव मंदिर था। अभी तो डाउट है, अगली किताब में आएगा एक राजा ने शिव का मंदिर बनवाया था, फिनिश, पिक्चर भी बन गई, पिक्चर भी बन गई। तो ये जो आप इतिहास की बात कह रहे हैं ये बहुत बड़ा विषय है। मैं उसको समराइज़ यही कर रहा हूँ कि अभी जो फिर से इतिहास में वही हिंदू मुस्लिम राजाओं के खिलाफ नफरत, हिंदू राजाओं का गुणगान और इतिहास को केवल राजा केंद्रित बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि इतिहास में केवल राजा नहीं होता ना, किसान होते हैं, दस्तकार होते हैं, महिलाएं होती हैं, दलित होते हैं, आदिवासी होते हैं, व्यापारी होते हैं। उसका क्या, वो तो खैर उस प्रकार का इतिहास अभी लाने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरे ख्याल से देश के भविष्य के लिए खतरनाक है। एक बात और जोड़ दूँ, इसी प्रकार का परिवर्तन पाकिस्तान में किया, इसका उल्टा, अदर साइड ऑफ द कॉइन। जैसे यहाँ से मुग़ल पीरियड को हटा दिया,
पाकिस्तान में हिंदू पीरियड को उन्होंने निकाल दिया, हिंदू राजा और वो उसमें है ही नहीं। तो मुसलमान हिंदुओं के ख़िलाफ़ जितनी नफ़रत आपको पैदा करना है कर लो पाकिस्तान में, यहाँ भी वही होगा। जब आप पूरा एक मुग़ल पीरियड 600 साल का सल्तनत और मुग़ल पीरियड करके हटा रहे हैं तो फिर से वही नफ़रत जो अभी है वो 10 गुना बढ़ जाएगी, ऐसा मुझे डर है। तो ये जैसे आपने कहा कि एक पूरे पीरियड को और मुस्लिम रूलर्स को टारगेट करके उनको क्रूर और क्रूरता का अत्याचारी बताया जा रहा है, तो वो एक हद तक मुझे ऐसे लगता है कि लिमिटेड टू सर्टन किंग्स और सर्टन रूलर्स है, जैसे बाबर हो गया जी, इनका नाम बहुत ज़्यादा आता है सामने। तो ऐसा क्यों है कि कुछ सिलेक्टेड रूलर्स पे ही इनका टारगेट बहुत ज़्यादा है, उनको ही बदनाम किया जा रहा है? तो इसमें इतिहास का क्या किरदार है, कि क्या कुछ सच्चाई है इसमें आप क्या? देखिए, बाबर और औरंगज़ेब जी, ये 2 राजा हैं जिनको सबसे ज़्यादा बदनाम करते हैं, पर बाकियों को भी छोड़ते नहीं हैं जी। अभी चालू हो गया कि अकबर ने मेवाड़ में 30,000 लोगों का कत्लेआम कराया। अब राजा तो अपने दुश्मनों को मारते ही थे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, पर आप जब चुन के एक ही बात बताते हैं तो फिर वो ख़तरनाक हो जाती है। टीपू का भी है, टीपू का भी, उस फिर टीपू पे हम बाद में आएंगे। तो बाबर की आप बात कर रहे थे जी। क्योंकि बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की। अच्छा जी, मुग़ल वंश की स्थापना की और उनको पहले ये प्रूव करना था कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिर तोड़े। तो उसमें वो जो बाबरी मस्जिद का सवाल था, बाबरी मस्जिद के सवाल को बढ़ाने के लिए, सांप्रदायिकता को तेज करने के लिए उन्होंने बाबर को चुना। अब बाबर को इसलिए चुना और उसमें पूरा सिद्ध करने में लग गए कि पहले तो वहाँ राम मंदिर था, भगवान राम का जन्म वहीं हुआ था, और उसमें हमारे जो जजमेंट्स आए, जजमेंट तो जज साहब बोलते हैं, मेरे को भगवान सपने में आए, उन्होंने बोला ऐसा फ़ैसला दो, मैंने लिख दिया। सबूत तो कोई नहीं है पर लोगों की मान्यता है भगवान राम का वहीं जन्म हुआ, तो मैंने लिख दिया। तो ये हमारे जजमेंट्स का हाल था। तो ये एक बाबर का हो गया। पर आपको यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे बाबर को इतना बदनाम करते हैं, बाबर को भारत आने का निमंत्रण यहाँ आने के लिए जिसने कहा था उसका नाम था राणा सांगा। अच्छा। राजस्थान में था जी। दिल्ली में इब्राहिम लोदी जी। अब राणा सांगा, हर एक राजा अपना विस्तार करना चाहता है, तो राणा सांगा को लगा, मैं थोड़ा कहानी के रूप में बता रहा हूँ, पर घटना यही है कि राणा सांगा ने बाबर को लेटर भेजा कि आप आइए, हम दोनों पार्टनरशिप में मिलकर इब्राहिम लोदी को हरा देंगे। अब राणा सांगा का कैलकुलेशन ये था, उसका ये सोचना था कि बाबर को यहाँ थोड़ी रहने वाला है, वो तो काबुल का है, काबुल चला जाएगा और पूरा दिल्ली में का राज मेरा हो जाएगा। बाबर आया, उस समय राणा सांगा उनके साथ नहीं मिल पाए, तो बाबर ने पहले इब्राहिम लोदी को हरा दिया, इब्राहिम लोदी के बाद फिर राणा सांगा को हरा दिया और राजा बन गया। ये एक पक्ष है, तो इसमें हिंदू मुसलमान का कोई भी एंगल नहीं है। और दूसरा एंगल नहीं है, वो सबसे बड़ी बात जो मैं समझना चाहता हूँ बाबर के बारे में, अपने नेशनल म्यूज़ियम दिल्ली में एक वसीयत है ऐसी टंगी हुई है। वसीयत में क्या लिखा है कि बेटे हुमायूं के लिए लिखा उन्होंने, बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो, इतनी अच्छी धरती पर राज्य करने का मौका उसने हमको दिया है। देखिए उसका ये, पर याद रखो बेटा, यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं, हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं, तो तुम अपने राज्य में मंदिरों को मत टूटने देना, गाय की हत्या मत होने देना। बाबर लिख रहा है। तो उसका एक पक्ष तो देखा कि भाई बाबर ने वहाँ से यहाँ आया भी कि उसका कारण, अब राजा तो भाई जहाँ उनको मौका मिला वहाँ जाते थे, उनके लिए कोई बाउंड्री थोड़ी थी कि भाई ये यहाँ जाने के लिए वीज़ा लगेगा, पासपोर्ट लगेगा। उनकी तलवार ही सब कुछ थी, तलवार ही पासपोर्ट था, तलवार ही वीज़ा था। यानी मैं थोड़ा मिला जुला के कह रहा हूँ। और जैसे हिंदू राजा आप देखिए, चोला राजा हैं, चालुक्य हैं, परमार हैं। अब चोला राजाओं ने तो सिलोन पे आक्रमण किया, सिंगापुर तक गए, उस एरिया में गए, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? ये तो राजाओं का काम था, पर बाबर को उस आधार पे बदनाम किया गया। दूसरा, औरंगज़ेब को बदनाम करने की प्रक्रिया अभी भी चालू है, क्योंकि उनका जो दूसरा टारगेट है वो काशी का विश्वनाथ मंदिर है। अब काशी का विश्वनाथ मंदिर एक बाबर इसने औरंगज़ेब ने तोड़वाया था,
उसके कारण बहुत सारे हैं। डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया अपनी किताब फेदर स्टोन में एक बात लिखते हैं। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ औरंगज़ेब के बागी लोग वहाँ छुपे हुए थे। अच्छा। औरंगज़ेब के बागी छुपे हुए थे, इसलिए उसने उस मंदिर को तुड़वाया। अब उसी के साथ साथ फिर वो हो गया, बाबर ने, औरंगज़ेब ने 100 मंदिर तोड़े, हज़ारों मंदिर तोड़े, लाखों मंदिर तोड़े। कल्पना की उड़ान में कोई लिमिट नहीं है। और दूसरा फिर वो जो संभाजी महाराज और सिख गुरुओं के साथ औरंगज़ेब का जो रवैया था, उसके आधार पे मुसलमानों को क्रूएल सिद्ध करने की कोशिश हो रही है। जबकि औरंगज़ेब ने एक तरफ सिख गुरु के साथ ऐसा किया, दूसरी तरफ एक सिख गुरु को उन्होंने देहरादून में गुरुद्वारा के लिए जगह दी। राजा वही है जी जी। एक जगह देहरादून में बोल रहा भैया आपको गुरुद्वारा बनाना तो यहाँ बना लो, और दूसरी तरफ उनको राजनीतिक तौर पे कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा इतिहास की गहराई को समझ के ना सिर्फ इतना बता दें कि उसने सिख गुरुओं को मरवाया, हाँ, नफरत आ गई। आगे संभाजी महाराज को उसने बहुत अत्याचार किया। अब ये उसमें भूल जाते हैं कि संभाजी महाराज को जो औरंगज़ेब का सेनापति पकड़ के लाया, उसका नाम राठौड़ था। एक हिंदू सेनापति पकड़ के लाया था, क्योंकि संभाजी और औरंगज़ेब में डिफरेंसेस हो गए थे। इसके पहले संभाजी 2 बार औरंगज़ेब के साथ काम कर चुके थे, औरंगज़ेब के कोऑर्डिनेशन में। और देखिए संभाजी के जो बेटे थे, 17-18 साल तक वो औरंगज़ेब की छत्र छाया में पले, और छूटने के बाद पहला काम क्या किया उन्होंने, औरंगाबाद में जाके औरंगज़ेब की कब्र पे जाके अपना आदर प्रकट किया। अब 17 साल तक उनका बेटा, संभाजी का बेटा, औरंगज़ेब के कस्टडी में नहीं था, पर वहीं रहता था, पलता था, जो भी ऐतिहासिक कारण रहे होंगे, और वो जाके औरंगज़ेब की कब्र पे उनको आदर प्रदान करता है। तो औरंगज़ेब को इसलिए किया जा रहा है कि एक तो ये मुद्दा काशी विश्वनाथ का मंदिर, और दूसरा, और इनको 2 घटनाएं वो ले लिया, एक सिख गुरु वाली, संभाजी वाली, उसके आधार पे मुसलमान राजा ऐसे थे, और उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब आज के मुसलमानों पर डाल दिया जाए। तो यानी जितना मुसलमानों को आप डेमोनाइज करेंगे, इस्लामोफोबिया जो अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसमें ऐड ऑन करेगा, मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत वो बढ़ेगी। ये उनका मुख्य उद्देश्य है। ये 2 राजाओं को ज़्यादा करते हैं। तो मेरा अगला सवाल उसी सिलसिले में था। आपकी स्पीच में मैंने सुना था वो जो बाबर की वसीयत वाली बात थी, और अभी जो संभाजी महाराज वाली बात है। तो जब ये मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बात और डिबेट्स पब्लिक स्पेसेस में होते हैं, तो ये बातें कहाँ गायब हो जाती हैं? देखिए, पब्लिक स्पेस में जो बातें हो रही हैं, उसमें पहले तो आज़ादी के आंदोलन तक और कई सालों तक गांधी और नेहरू का प्रभाव बहुत स्ट्रॉन्ग था जी। पहले ये चीज़ें शाखाओं में चलती रहती थी जी, छोटे छोटे सर्कल्स में होती थी, पर जन चेतना में गांधी का प्रभाव बहुत था। और गांधी क्या बोलते थे, अरे क्या है मुसलमान राजा हिंदू राजा, क्या फ़र्क है। मुसलमान राजा के राज्य में हिंदू राजा चैन से रहता था, हिंदू राजा के राज्य में मुसलमान राजा चैन से लेता था। और नेहरू क्या बोलते हैं, नेहरू तो बोलते हैं कि यहाँ पहले ग्रीक आए, हूण आए, शाक आए, मुग़ल आए, सबसे पहले तो आर्य आए जी। पर यहाँ जो सभ्यता बनती गई वो एक दूसरे के मेल जोल से बनती रही जी। जो नई लेयर आया, नई परत जो आई, उसने पुरानी परत को डिस्ट्रॉय नहीं किया। पुरानी परत का पहले वाले लेयर का अच्छा लेके खुद का ऐड करके आगे ले गए। और इसलिए भारत का कल्चर, संस्कृति ये विकसित हुआ। तो पहले इसलिए जन चेतना में ये बात ज़्यादा नहीं थी। अभी क्या हो रहा है, कोई भी चीज़ एक बार जब लिमिट के बाहर हो जाती है तो खतरनाक रूप ले लेती है। बिल्कुल। और राम मंदिर का जो इनका तथाकथित आंदोलन था, उसके बाद से मामला एकदम हाथ से बाहर हो गया। और ये जब वो 1980 के दशक के मध्य में इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, तो वहाँ से फिर सब बातें एक के बाद एक वो उससे ज़्यादा जोड़ने लग गए। मुसलमान राजा और आज के मुसलमानों पर कई प्रकार के लांछन और मिथक उनके बारे में प्रसारित करने लग गए। तो अभी पिछले कुछ सालों में हम आर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखें, खास करके बॉलीवुड या
रीजनल मूवीज़ इंडस्ट्री, वो भी इसमें कूद गई है कि हिस्ट्री को बदला जाए, तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए। तो आप इन चीज़ों को, इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह से देखते हैं कि इसका रोल कैसे इस तरह से बदल गया, और व्हाट हैज़ इंस्पायर्ड दिस, ये किससे प्रेरित हो के ये बदला हुआ है? क्योंकि आर्ट इंडस्ट्री को अक्सर ये कहा जाता था या देखा जाता था कि आर्ट एक लोगों को जोड़ने का माध्यम हुआ करता था, प्रोग्रेसिव थिंकिंग थी। तो ये कब बदली, कैसे बदली, क्या ये अचानक बदली या सिस्टमेटिकली इसको बदला गया? आजकल हम मूवीज़ देखेंगे, तान्हाजी हो गई, संभाजी महाराज पे मूवी बन गई, कश्मीर फाइल्स हो गई, तो ये सारे अटेम्प्ट्स जो अभी हो रहे हैं और जिसको खुद आज की रेजिम प्रमोट कर रही है, तो इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? देखिए, इसकी शुरुआत तो मेरे ख्याल से काफ़ी पहले हुई थी। कश्मीर फाइल्स के नाम से आई थी पहले जी, फिर केरला स्टोरी आई जी, और कश्मीर फाइल्स को सरकार ने बहुत प्रमोट किया जी, कई बीजेपी के लीडर्स ने पूरा सिनेमा हॉल बुक कर दिया जी, टिकट बांटी। तो इसके 2-3 कारण मैं देखता हूँ। जी, पहला कारण तो ये है कि जब समाज में इस प्रकार की बात चलती है जी, तो उसका प्रभाव कुछ फिल्म के लोगों पे भी होता है। सामान्य तौर पर आपकी बात सही है, क्योंकि जो कला है जी, वो एक क्रिएटिव यानी सोचने की चीज़ है और ज़्यादातर प्रगतिशील होती है। क्योंकि मैं 1950, 60, 70 में जो फिल्में बनी थी उससे इतना प्रभावित हुआ। उसमें आप राज कपूर की फिल्में देखिए, बलराज साहनी की फिल्में देखिए, आम लोगों का दर्द, आम लोगों की पीड़ा। किसान एक शहर में आता है, रिक्शा चलाता है, 2 बीघा ज़मीन, तो इतनी प्यारी प्यारी फिल्में इतने अच्छे आधार पे बनी कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल। तो वो ज़माना था जब गांधी और नेहरू की विचारधारा समाज में ज़्यादा छाई हुई थी। जी, अब जैसे इनकी विचारधारा आ रही है तो कुछ फिल्म के लोग एक तो खुद प्रभावित हो गए, खुद कम्युनल हो गए, और दूसरा वो ये देख रहे हैं कि ये फिल्मों में पैसा ज़्यादा है, क्योंकि सरकार भी प्रमोट करेगी, टैक्स फी करेगी, और इनके जो समर्थक हैं जो अभी संख्या में ज़्यादा हैं वो भी इसको आगे ले जाएंगे। तो इस कारण से एक के बाद एक हूरें कभी निकल रही है, 72 हूरें के नाम पे निकल रहा था, फिर अभी ताज स्टोरी आई है। ताज स्टोरी सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। ताज स्टोरी पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया था जी, और आपको मैं जानकारी दे दूं कि ताज स्टोरी में जो बोलते हैं ना, ये हिंदू अवशेष दिख रहे हैं यहाँ वहाँ वहाँ, सबसे मज़ेदार सिंपल किस्सा है। शाहजहाँ ने इसको जल्दबाजी में नहीं बनाया कि भाई कल मेरी डेट है उसके पहले बन जाना चाहिए। अब बेगम तो मर चुकी थी, बनाना है आराम से। टेवर्नियर और पीटर मुंडी ट्रैवलर्स ने भी लिखा कि बादशाह ऐसा बना रहा है जी, शाहजहाँ के अकाउंट बुक्स में है, इतना पैसा मार्बल को वालों को दिया, इतना पैसा मज़दूरों को दिया, ठीक है जी, और उन्होंने जो बड़ी टीम बनाई थी, ये इतना बड़ा ऐसे नहीं बन गया कि भाई 2 दिन में, बड़ा आर्किटेक्ट्स की टीम बनाई। आर्किटेक्ट्स में जो मुख्य आर्किटेक्ट था वो उस्ताद लाहौरी था, मीनर, और उसका सबसे बड़ा जो असिस्टेंट था वो एक हिंदू आर्किटेक्ट था, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका। अब बताइए, हिंदू आर्किटेक्ट रहेगा तो हिंदू मोटिव उसमें आएंगे कि नहीं? कहीं आपको कमल दिखेगा, कहीं आपको दीवारों में कुछ दिखेंगे, क्योंकि औरंगज़ेब उस प्रकार से उसने आर्किटेक्ट्स को के आधार पे ही बनवाया, खुद जाके थोड़ी बता रहा था कि यहाँ ये होना, यहाँ वो होना। भाई भव्य होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए वगैरह। इससे ज़्यादा शाहजहाँ क्या देखने वाला था? तो ये बात जब मेरे को पता चली कि वो जैसे उसकी अकाउंट बुक्स में रजिस्ट्री जो है, फिर उसके साथ साथ उसने जो आर्किटेक्ट रखा, मेन आर्किटेक्ट एक मुसलमान और एक हिंदू, तो उसमें आप देखिए कि आज जो बोल रहे हैं कि देखिए ताजमहल में वहाँ उल्टा कमल लगा हुआ है, मतलब हिंदुओं का ही था ये बिल्कुल गलत है। और कभी भी देखिए जी, आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, कल्चर के सभी एस्पेक्ट्स ये मिलजुल कर चलते हैं। जैसे आज हमको दिख रही हैं समाज के अंदर दीवारें खिंच रही हैं, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये ऐसा नहीं होता है। आपकी अच्छी बात है मैं लूँगा, मेरी अच्छी बात है वो लेंगे, और यही जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोलते हैं। ये मेल जोल से ही हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला सब चीज़ों का विकास हुआ है। डिटेल में आप जाके देखिए। अभी मैं आज सरल कॉलेज के स्टूडेंट से बात कर रहा था,
उसमें कुछ क्रिश्चियंस भी थे। अब मुझे समझाना था भारत में मेल जोल क्या है। अचानक मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा हम लोग बर्थडे जन्मदिन मनाते हैं। हाँ मनाते हैं। उस दिन क्या करते हैं भैया? केक काटते हैं। केक कहाँ से आई? केक तो किसी एक यहाँ के से आई नहीं, वो तो उन लोगों से आई जो यूरोप से आए, जो उस प्रकार के कल्चरल मेलियो में थे। तो ये चीज़ें जो मेल जोल की चीज़ ताजमहल में भी दिखती हैं। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ़ हुई कि एक बड़ा अच्छा एक्टर परेश रावल जैसा ऐसी घटिया फिल्म बना रहा है और उसको भी पूरा उसमें रिसर्च नहीं है, वन साइडेड करके वो बताने की कोशिश कर रहा है। ये उनका अटेम्प्ट है रेलेवेंट रहने के आज के ज़माने में? पता नहीं, हो सकता है। अब देखिए, रेलेवेंट रहने के लिए मेरे ख्याल से तो आप जितना ईमानदारी से आगे चलेंगे, रेलेवेंस शुड बी सेकेंडरी। वो तो बहुत एक छोटा छोटा मुद्दा है। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? इस पूरे धरती पे हज़ारों लोगों ने अपना जीवन दान किया है, अच्छे अच्छे काम हैं, उसमें एक अकेला इंडिविजुअल क्या है? तो खुद के बारे में सोचना और अपने को महत्वपूर्ण बनाए रखना, ये मेरे ख्याल से एक बहुत घटिया चाल है जो कई फिल्म मेकर्स अभी कर रहे हैं पैसे के लिए, इम्पोर्टेंस के लिए वगैरह वगैरह। जी, तो ये मूवी इंडस्ट्री हो या फिर एकेडमिक, जैसे हमने कहा कि आपने बात की कि सिलेबस में जिस तरह से चेंजेस हो रहे हैं हिस्ट्री में, तो फिजिक्स का जो रूल है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, वो क्यों नहीं आ रहा? रेजिस्टेंस क्यों नहीं आ रही? बॉलीवुड में अगर उस तरह की मूवीज़ बन रही हैं तो उसके अगेंस्ट हिस्ट्री को सही बताने वाली मूवीज़ क्यों नहीं आ रही? एकेडमिक्स में सिलेबस चेंज हो रहा है तो उसको सही करने के लिए एकेडमिशियंस की आवाज़ें क्यों नहीं आ रही आज के ज़माने में? जी, ये बात बिल्कुल सही है। अभी जो वक्त चल रहा है उस वक्त में, जैसे पहले तो मैं एकेडमिशियन से शुरू करूँ जी, तो अभी भी हमारे जो मेजर हिस्टोरियंस हैं अभी वो इस बात को करते हैं, पर उनको इतना प्रोजेक्शन नहीं मिलता जो मशीनरी राइट विंग ने बनाई है। ऊपर से लेकर नीचे तक आईटी सेल है, सोशल मीडिया है जी, सब टेलीविज़न मीडिया वगैरह वगैरह, उसमें वो पूरा छाए हुए हैं। इसीलिए जो एकेडेमिया में ये आवाज़ उतनी दिखती नहीं है। और दूसरा आपको एक बता दूं जी, थोड़ी है भी सही, जो हम ज़्यादा अच्छे से देखना चाहिए। मैं आपको ये बताऊँ दोस्त कि 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे चैनल्स आए हैं। बड़ा भी इसमें तो जगह नहीं है, वैसे भी बड़े टेलीविज़न चैनल्स कोई बदनाम भी होगा इसी कारण से जी। तो कई यूट्यूब चैनल्स आए हैं जो इसमें बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी मैंने एक श्याम मीरा सिंह के वीडियोस देखे, जी जी जी, ब्रिलियंट। रुचिका शर्मा एक्सीलेंट। फिर वो अशोक कुमार पांडे जी, वेरी गुड। तो ये लोग, जैसे फिर सत्य हिंदी है, सत्य हिंदी में एक डॉक्टर मुकेश कुमार के साथ मेरी 150 वीडियो की सीरीज़ है हिस्ट्री पे जी, 150 वीडियो हिस्ट्री पे। अब वो ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं हो ये तो उस पर डिपेंड करता है, क्वालिटी पे और जो चीज़ें हैं, पर छोटी छोटी आवाज़ें उठ तो रही हैं। तो एक्शन रिएक्शन की बात में जो इससे एक सच्चाई को सामने रखने की कोशिश उतनी मजबूत तो नहीं है जी, पर मरी भी नहीं है, ज़िंदा भी है। अभी भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई लोग इस पे और ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और खैर कम है। उनसे उम्मीद लगाई जा सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, थोड़ी बहुत उम्मीद तो है, पर यह भी बात मैं मानता हूँ कि उससे उतनी उम्मीद नहीं लगा सकते जितना कि हेवीली फंडेड, वेल एस्टैब्लिश्ड पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड के हाथ में टेलीविज़न मीडिया है। और जैसे रुचिका शर्मा एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाएंगी सोमनाथ के, इस पे ललन टॉप में आया था जी, कितने को पहुंचेगा? 10 लाख 15 लाख। पर टेलीविज़न तो एक चलता है, एक ही दिन वो लाखों को कवर कर लेता है। उसमें एक और भी अच्छा है, ध्रुव राठी तो फिर वो एक वीडियो बनाता है 1 घंटे में लाखों तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ उम्मीद की किरणें हैं जी, पर फिर भी पूरी उम्मीद उनसे लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ लोग हैं। तो उसमें 10-15 लाख व्यूज़ से आदमी खुश भी हो सकता है और आदमी ये भी बोल सकता है भाई ये तो 10 ही लाख लोगों तक पहुंचा है, यहाँ तो 140 करोड़ लोग हैं।
बिल्कुल। तो पर है रिएक्शन मतलब इसको मैं रिएक्शन नहीं कहूँगा, एक सच्चाई को सामने लाने की कोशिश अभी भी है। ये पूरे सिचुएशन में जिस तरह के पूरे हालात हमारे ऊपर चल रहे हैं, इसमें एक सिविल सोसाइटी और एक आम नागरिक का क्या किरदार होना चाहिए या हो सकता है, जिससे चीज़ें जैसे आपने कहा थोड़ी बहुत उम्मीद लगाई जा सकती है, उसमें और 1% का इम्प्रूवमेंट हो, उस तरह से क्या काम किया जा सकता है? आम नागरिकों से क्या हो सकता है, हम अगर हमारे व्यूवर्स को बताएं। देखिए, आम नागरिकों की तरफ से ये हो सकता है कि जो भी लोग भारतीय संविधान को समझते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया, भारत की कल्पना जी, जो आज़ादी के आंदोलन में आई थी, जो उसका आदर करते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, वो 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो पहले सबसे क्या होता है कि आपको कोई अच्छा काम करना है तो खुद उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बगैर शुरुआत नहीं हो सकती। मैं आपको खुद का उदाहरण देता हूँ। 92-93 में बाबरी मस्जिद गिराई गई। इंस्टिंक्टिवली मुझे लगा कि ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ नारे लग रहे हैं गलत है। सभी इंसान अच्छे होते हैं, बुरे भी हर एक धर्म में होते हैं, अच्छे भी हर एक धर्म में होते हैं। तो उस बेसिस पे मैं अपने कलीग से बात करता था, प्रोफेसर साथियों से, स्टूडेंट से, घर से, तो मैं बहुत नाराज़ हो जाता था कि भाई मेरा आर्गुमेंट सुन नहीं रही। पर धीरे धीरे जैसे मैंने अध्ययन करना चालू किया तो अब मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ बिना नाराज़ हुए, बिना उनको नाराज़ किए, क्योंकि फैक्ट्स आपके पास होना चाहिए। तो एक तो फैक्ट्स को अच्छे से जमा करके फिर हर एक व्यक्ति अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना सकता है। अब इन्फॉर्मेशन का अगर व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा वो लोग ले रहे हैं जो नफ़रत फैलाना चाहते हैं, तो हम लोग जो मोहब्बत फैलाना चाहते हैं, हम व्हाट्सएप ग्रुप्स का फ़ायदा क्यों नहीं ले सकते? हम में से हर एक इसको ये करें। और कई अच्छे वीडियो चेन्स हैं जिसमें 10 वीडियो 15 वीडियो एक ही टॉपिक पे हैं, उसको अगर आप देखें, लोगों को दिखाएं। तीसरा मुझे लगता है लोग और क्या कर सकते हैं कि हर एक कम्युनिटी में एक कम्युनिटी सेंटर टाइप कुछ न कुछ होता है, क्लब एक्टिविटी होती है। बिल्कुल। तो उसमें 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार ऐसी अच्छी चीज़ों को दिखाना। एक्चुअली अपने यहाँ फिल्में भी बहुत अच्छी बनी है। आनंद पटवर्धन को याद कीजिए, राम के नाम से लेके तो अभी तक उनका जो दूसरा एक आखिरी वाला था रीज़न, विवेक, 15 वीडियोस का सेट है, बहुत बेहतरीन है जी। राकेश शर्मा की फ़िल्म जो थी गुजरात पे, एक्सेलेंट है। तो ये चीज़ों को हम अगर कम्युनिटी में दिखाएं और उसके आधार पे लोगों से चर्चा करें, लोगों को प्रेरित करें, और उस आधार पे जो लिटरेचर अवेलेबल है, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये भी कोशिशें हुई है कि छोटी छोटी बुकलेट्स निकालना, बहुत पॉपुलर नहीं हुई वो बात अलग है। अमन कथा जेब में रखने वाली छोटी सी किताब है, पर उसमें इसका एक जो बेसिस है वो बताने की कोशिश की गई है। एक और किताब है हिंसा सांप्रदायिकता, छोटी 100 पेज की किताब, पर उसमें ये सब सवालों का जवाब है। मंदिर क्यों तोड़े गए, धर्मांतरण क्यों हुआ, मुसलमान मेजॉरिटी में हो जाएंगे क्या, आज़ादी के आंदोलन में गांधी ने क्या किया, भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया, ये सब चीज़ों के जवाब वाली चीज़ें जो उपलब्ध हैं उसको पढ़ के, वीडियोस को देख के समाज में दूसरों को वो वीडियो दिखाएं, समाज की दूसरे लोगों को वो बुक्स के बारे में जानकारी दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर जगह जगह उनके बीज डले हुए हैं। जी। तो आखिरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जैसे कि अभी जेन जी ये बहुत चल रहा है, जैसे आप राहुल गांधी भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों को लेकर जेन जी को एक्टिवेट करने की कोशिशें हो रही हैं, दोनों तरफ से हो रही हैं। तो आपका मैसेज क्या है जेन जी के लिए? देखिए, जेन जी तो हमारे भविष्य की उम्मीद है और कई बार लगता है कि वो ऐसे जो झांसे हैं, नफ़रत वाले झांसे हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो उसके इसमें नहीं आएंगे ज़्यादा, ऐसे झांसों में वो ज़्यादा नहीं आएंगे, ऐसा लगता है मुझे। पर समस्या ये है कि उन तक ये बातें पहुंचाना ज़रूरी है और इन चीज़ों को उनकी समस्याओं से जोड़ना पड़ेगा। उनकी समस्या क्या है? नौकरी, बेहतर शिक्षा, बेहतर फ्यूचर। तो वो सवालों के ऊपर जो आंदोलन चल रहे हैं, बातें चल रहे हैं, उसके आधार पे उसके साथ साथ ये भी किया जाए, भाई आप एक मुसलमान हैं, आप एक हिंदू हैं,
पर नौकरी की ज़रूरत तो दोनों को है, एक अच्छे फ्यूचर की ज़रूरत दोनों को है। तो उस आधार पे भी हम इन चीज़ों को लोगों तक ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। और वैसे भारत का फ्रीडम मूवमेंट, उसका भी उदाहरण बताया जा सकता है कि कैसे आज़ादी के आंदोलन में नौजवान, यही उस समय जेन ज़ी रहे होंगे। भगत सिंह जैसे लोगों को आप क्या बोलेंगे, वो तो उसी जनरेशन के थे ना, 20 से लेके 25-30 साल के सब लड़के थे उस समय, जिन्होंने बोला हमको समाज बदलना है, अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्ति पाना है, यही उनका था ना। तो जेन ज़ी से सेंसिटिव हो सकती है, बशर्ते हम थोड़ी और मेहनत करें। अभी भी अच्छा कुछ चल रहा है, कई लोग बहुत अच्छे से इसमें मेहनत कर रहे हैं, पर इसको और थोड़ा आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो जेन ज़ी भी इसको उस तक सच्चाई पहुंच सकती है। जी, तो ये थे हमारे साथ राम पुनियानी जी, जिन्होंने औरंगज़ेब और तान्हाजी से लेके वाजपेयी जी, फिर आज के सिविल सोसाइटी, आम नागरिक और आने वाली जेन ज़ी तक सारी बातों पर हमारे से विस्तार से बातें की। और जैसे इन्होंने कहा कि छोटी छोटी कोशिशों से ही काम बनेगा, आगे उम्मीद लगाई जा सकती है। तो ये इंटरव्यू और राम पुनियानी जी की ये भी एक छोटी सी कोशिश है कि लोगों तक बात पहुँचे, लोग बात समझें और आपस में ये जो डिवाइड कम्युनल लाइंस पे हो रहा है उसको कम किया जाए और उसको सील किया जाए, ये भी एक कोशिश है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस पे कमेंट करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राम पुनियानी जी के चैनल्स हैं, उसकी भी लिंक हम यहाँ वीडियोस की लिंक नीचे दे देंगे, उसको भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा एम्पलीफाई करने की कोशिश करें। मैं पूरी वार्ता भारती की टीम, मैनेजमेंट और स्टाफ की तरफ से राम पुनियानी जी का आभारी हूँ कि वो आए, हमारे साथ वक्त गुजारा, इतना विस्तार से बातें की और हमारे व्यूवर्स से रूबरू रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे आगे और मुलाकात हो और आपकी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, आप जो काम कर रहे हैं उसको एम्पलीफाई होने का मौका मिले और लोग उसको समझ के अपनी ज़िम्मेदारी समझें इस चीज़ को कि हमको इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, सुनना नहीं है, देखना नहीं है, बल्कि एम्पलीफाई करना हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी निभा दी बोलकर, आगे फैलाना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो जब हम ये दोनों कोशिशें मिलेंगी तो एक उम्मीद के तौर पे ये चीज़ सामने आएगी और इसके रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस हमारी आने वाली जनरेशन्स, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर होंगी। थैंक यू सर, आप आए। धन्यवाद, आपका धन्यवाद।